हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास में आज हम शासन व्यवस्था के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शासन व्यवस्थाओं के दो प्रकार होते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था व संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसे हम यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। एक राज्य के संविधान के द्वारा जब हम देखते हैं क्षेत्र के आधार पर जो जो पावर्स होती है उनका जो वितरण किया जाता है या जो जब उनको बांटा जाता है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम सबसे पहले देखें तो हम देखेंगे कि यह वह शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा ही शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में इन्वेस्ट कर दी जाती है और जो स्थानीय सरकारें होती हैं या जो क्षेत्रीय सरकारें होती है उनका अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर रहता है। एक प्रमुख विद्वान डायसी के अनुसार जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो उनका ही मानना है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा जब सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाता है तो वह एकात्मक शासन व्यवस्था है। गार्नर के शब्दों में हम देखें तो उनका ये मानना है कि यह वह शासन प्रणाली है जिसमें केंद्रीय शासन एक या एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान कर देती है और इनसे ही स्थानीय सरकारों को अपनी सारी शक्ति या अपना अस्तित्व प्राप्त होता है। तो हमने इन दोनों परिभाषाओं को देखा तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र तथा क्षेत्रीय सरकारों में वैधानिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से कोई भी पावर का आपस के अंदर बंटवारा नहीं होता है और सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास में होती हैं और यह केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह प्रैक्टिकली या व्यवहार के अंदर अगर कुछ चाहे तो सारी शासन शक्तियों का स्वयं ही प्रयोग करे और यदि वह चाहे तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को भी दे सकती हैं। वर्तमान में हम देखें तो इंग्लैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, इन सभी देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। सबसे पहली बात कि इस शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के अनुसार जो भी टोटल पावर है, संपूर्ण जो राज शक्ति है, वे केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है और केंद्र और राज्यों के बीच उनका विभाजन नहीं होता है। तो केंद्रीय सरकार जिसके पास में सारी शक्तियां हैं वह संपूर्ण देश में और सभी पावर से के संबंध में सर्वोच्च होती है और सारे कार्य भी उसी के द्वारा किए जाते हैं। तो पहली बात कि इसमें संविधान के द्वारा कोई बंटवारा नहीं होता है। दूसरी विशेषता, एकात्मक शासन व्यवस्था में जो क्षेत्रीय सरकारें हैं या जो स्थानीय सरकारें हैं उनकी टोटल डिपेंडेंसी केंद्र पर होती है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जो स्थानीय सरकारें हैं या जो क्षेत्रीय सरकारें हैं वो पूर्णतः केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर रहती हैं। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ देशों के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी कुछ शक्तियां प्रांतों में विभक्त की जा सकती है और की जाती हैं, किंतु इनका जो संपूर्ण अस्तित्व होता है प्रांतीय सरकारों का वो मात्र केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही रहता है और इसमें उनकी अपनी कोई पृथक और स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता होती है। इकहरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, कि एक देश का नागरिक सिर्फ उसी देश का नागरिक होगा, वो राज्यों के नागरिक नहीं माने जाते हैं। तो
एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में एकेडमिक नागरिकता की व्यवस्था होती है। अब हम आगे देखें एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण या मेरिट्स क्या क्या हैं। तो हम ये देखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें प्रशासनिक एकरूपता पाई जाती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी होती है। क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था है तो संपूर्ण देश में एक ही प्रकार के कानून होते हैं, और जब इन कानूनों को के द्वारा जो इनकी जो कार्य रूप में किया जाएगा या जब इनकी क्रियान्वित की जाएगी, तो परिणाम इसका ये निकलता है कि संपूर्ण राज्य में का जो प्रशासन होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। जब प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है तो पॉलिसी संबंधी जो भी व्यवस्था है उसमें भी एकरूपता दिखाई देती है, और प्रशासन संबंधी सारे कार्य जब केंद्रीय सरकार के द्वारा किए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी निर्माण में और फॉर्मुलेशन में तो है ही, जब पॉलिसियों को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस लेवल पर भी यहाँ पर बड़ी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। इससे किसी भी देश की उन्नति और कुशल प्रशासन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी कि जब पॉलिसी बनाई जा रही है, जब पॉलिसियों को क्रियान्वित किया जा रहा है, वहाँ पर एकरूपता उनमें बनी रहती है। दूसरी बात जो पहली बात से जुड़ी है कि जब एक ही जगह पर प्रशासनिक एकता आ गई है, उनमें यूनिफॉर्मिटी है, तो ऑब्वियस है उनमें शक्ति संपन्नता भी आएगी। केंद्रीय शासन के हाथ में संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, तो केंद्रीय सरकारें जनता के हित को समझते हुए सभी विषयों के संबंध में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ उनके सामने आती है। और संपूर्ण शासन व्यवस्था चूंकि केंद्रीय सरकार में निहित होती है, तो प्रशासन का संपूर्ण दायित्व भी केंद्रीय सरकार के पास में ही रहता है। तो इससे शासन व्यवस्था में कुशलता आती है, प्रशासनिक कुशलता आती है, क्योंकि केंद्रीय सरकार जब सबल होती है उससे उत्तरदायित्व उसको बांटने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब वो पावर नहीं बांट रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, भी नहीं बढ़ रही है, और एक ही जगह जब सारे निर्णय लिए जाते हैं तो इससे प्रशासन में शक्ति संपन्नता और कार्यकुशलता भी आती है। एक अन्य गुण जिसको एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए बिल्कुल उपयुक्त या वरदान माना जाता है वह यह है कि यह संकट काल के लिए बहुत उपयुक्त व्यवस्था है। इमरजेंसी की अगर कोई कंडीशन आती है, कोई युद्ध की स्थिति आती है किसी देश में, आर्थिक संकट आता है, या आज के समय में जब हम देखते हैं कोविड जैसी महामारी हमारे सब पूरे विश्व के अंदर अभी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी असाधारण परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आई है, तो जब संकटपूर्ण या शीघ्रतापूर्ण निर्णय करने हों, उन्हें प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करने की कोई त्वरित एकदम से आवश्यकता महसूस हो रही हो, तो इस प्रकार के जो त्वरित निर्णय है, जो बहुत फास्ट निर्णय है, ये मात्र एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तो निर्णय लेना आसान होता है। इसलिए ही जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं तो भारतीय संविधान में यद्यपि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जो इसके विपरीत शासन व्यवस्था है जो हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे, तो लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के अंदर संकटकालीन शक्तियों के द्वारा या संकट काल के द्वारा ये विशेष व्यवस्था रखी गई है कि जहाँ जब संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यह जो इसका गुण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये संकट काल के लिए बहुत उपयुक्त व्यवस्था है। ये अगली बात ये कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर है बहुत सरल व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो एकात्मक शासन व्यवस्था बहुत सरल होती है। इसमें चेंज भी आसानी से किया जा सकता है, और जब चाहे केंद्रीय सरकार आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार के जब चेंजेस करना चाहे तो उसको किसी के साथ में लेने की आवश्यकता या किसी की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं निर्णय लेने में समर्थ होती है। एक अंतिम बात इसके गुण के रूप में जो सामने आती है कि यह शासन व्यवस्था में बहुत मित व्यवस्था होती है। इकोनॉमिक अगर एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो बहुत इसके अंदर लो होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर
अलग अलग कर्मचारी या ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त नहीं करना होता है। इससे शासन व्यवस्था में व्यवस्था बनी रहती है। थैंक यू।